बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा को बनाना और डेटा का तज्जिया करना। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। किसी डेटा को बनाने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा एक टेबल और या ग्राफ ऑफ द डेटा, उसी डेटा का ग्राफ। जैसे ये चार्ट दिया, ये ग्राफ है, ये भी हमारा एक पाई चार्ट। ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे। ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, साइंटिस्ट बनाते हैं। Don't throw out data points you think are bad or that don't support your predictions. आपने जो पॉइंट्स इकट्ठी की हैं डेटा की, उसे फेंकिए मत। आपके हिसाब से वो खराब होंगी, गलत होंगी, और आपके प्रेडिक्शन, आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करती होंगी, पर उसे फेंकिए मत। Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong. कुछ ऐसी हैरत अंगेज डिस्कवरीज, इजादात हुई हैं साइंस में, क्योंकि डेटा जो उन साइंटिस्ट ने बनाई थी वो उन्हें रॉन्ग लग रही थी, उन्हें गलत लग रही थी। फिर भी वो उससे डिस्कवरीज हो चुकी थी काफ़ी। मतलब कि जो साइंटिस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं जो उन्हें गलत लगती हैं, पर बाद में वो ऐसे अच्छी निकल आती हैं कि उससे काफ़ी डिस्कवरीज, इनक्रेडिबल डिस्कवरीज, हैरत अंगेज डिस्कवरीज भी हो जाती हैं। Once you have recorded the data, you may need to perform a mathematical analysis to support or refuse your hypothesis. जब आपने डेटा बना ली तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स के तज्जिए की। मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको आपके उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या रिफ्यूज करता है। यह है हमारा बार चार्ट। A bar chart showing the trend of malaria cases reported in Sindh 2016 and 17. ये 2016 और 17 में जो सिंध में मलेरिया के केसेस हुए थे उसका ये बार चार्ट है। तो चलिए देखते हैं। ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2017 जनवरी। तो ये बार है, इसे कहते हैं बार चार्ट। ये बार बनी हुई है। तो फरवरी में यह मंथ्स दिए गए हैं और यहाँ पर इन्वर्ट हमारे नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स हैं कि कितने मलेरिया के पेशेंट हो चुके हैं इस महीनों में। फरवरी में हमारे जो पेशेंट थे तकरीबन 1500 थे यहाँ तक, और मार्च में 1100 तक तकरीबन यहाँ तक, और अप्रैल में देखें, मई में देखें, और जून में यहाँ तक तकरीबन 2500। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट हो चुके हैं। तकरीबन 6000 हमारे मलेरिया के पेशेंट अक्टूबर में हुए थे। तो ये सबसे हाई रैंक पर है। तो वैसे भी देखा जाए कि सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मलेरिया का केसेस होते हैं। इसे कहते हैं बार चार्ट। और ऐसा बार चार्ट आप कोविड-19 का भी बना सकते हैं, जो कोरोना वायरस 2020 में हुआ था, तो उसका भी आप बार चार्ट बना सकते हैं कि इस महीने में कितने केसेस हुए पेशेंट के, कोविड के, और फरवरी, मार्च, अप्रैल जिसमें ज़्यादा हुए तो आप उसका भी बार चार्ट बना सकते हैं। फिर है हमारा पाई चार्ट। इसे कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में पाई चार्ट शोइंग द इन्फेक्शियस डिजीज इन पाकिस्तान 2006 में जो पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन डिजीज, जो बीमारी, जो इन्फेक्शन फैल रहा था, उसकी ये पाई चार्ट बनाया गया है। तो 2006 में मलेरिया जो केसेस थे वो 16% थे, 16%। डायरिया, जो हमारे मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो उसकी जो रेशो थे, परसेंटेज थी, 50% थी। फिर है डिसेंट्री, 8%। पेचस जो हो जाती है, पेट खराब ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड ज़्यादा निकलता है पेट में से, तो ये भी इन्फेक्शन डिजीज है, वो 8% थी। स्कैबीज 7%, यह खारिश की बीमारी। अदर्स डिजीजेस 3%, ये 3%।
और भी बीमारियां 3% थी। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ARI 51%, ये सांस की बीमारी तकरीबन 51% थी। इसे कहते हैं पाई चार्ट, जो 2006 में पाकिस्तान में ये इन्फेक्शन डिजीज हुई थी। तो आगे चलते हैं। इन डेटा एनालिसिस द स्टैटिकल मेथड, जिसे कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आर अप्लाइड। डेटा को तजिया करते हुए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं स्टैटिकल, जिसे कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब का, वो अप्लाई किया जाता है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस एज अ क्वेश्चन। जो रेशियो है, निस्बत है हमारी, वो कंपैरिजन है टू वैल्यूज का। दो वैल्यूओं को हम कंपेयर करते हैं और जाहिर करते हैं नतीजे की सूरत में, हासिल तकसीम में, फर्स्ट एंड सेकंड, अव्वल और दूसरा नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्लावर हैज 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। एक फूल है जिसके 4 सब्ज पत्तियां हैं और 12 रंगीन पत्तियां हैं। जैसे फूल होता है, नीचे में से नीचे जो फूल होता है उसके ये जो ग्रीन, इसे कहते हैं सेपल्स, और ये जो रंगीन होती हैं इसे कहते हैं पेटल्स। ये 12 है, ये 4 है। तो इसका द रेशियो ऑफ सेपल्स टू पेटल्स, सेपल्स टू पेटल्स, इसका रेशियो कितना बनेगा? 4:12। ये 4 है, ये 12 है। दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको इसे फ्रैक्शन में अगर करना है तो रेशियो कैसे बनेगा? 4:12, 4:12। तो पहले तो बना 4:12 रेशो, ये हमारा रेशोज है। द रेशो ऑफ सेपल्स टू पेटल 4:12, 4 सेपल्स और 12 पेटल्स। तो इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जाए तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे 1/3। हम 3 का जो है 4 का टेबल है, यहाँ पर एक बार लगेगा, यहाँ पर 3 बार। तो ये हमारा 1:3 जो फ्रैक्शन है वो निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। और जो तनासुब है हमारा प्रोपोर्शन, वो बयान करता है इक्वेशन को। वो इक्वेशन है एक जो 2 रेशियोज की इक्वल वजाहत करता है। मिसाल के तौर पर 4 हमारी थी पेटल्स, वो थी सेपल्स थी, और 12 पेटल्स थी। तो इसका प्रोपोर्शन हम ऐसे निकालें 1:3, जो हमारा ये फ्रैक्शन निकला था। तो 2 वैल्यूज होगा, एक ये हो गया और ये एक हो गया। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। तो इसे हम 2 रेशियोज व्हेन दे आर इक्वल। अगला हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है हमारा, वो बुनियादी एक हिस्सा है साइंटिफिक प्रोसेस में, साइंटिफिक मेथड में। शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट स्टडीइंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। आप तस्वर करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आप स्टडी कर रहे हैं एक कीड़े मकोड़ों का पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। You go into the field and count the population sample in a specific region. आप किसी एरिया में चले जाते हैं, किसी इलाके में चले जाते हैं और काउंट करते हैं उस इंसेक्ट की पॉपुलेशन का, आबादी का। वहां से सैंपल लेते हैं। देन कंपेयर योर सैंपल विथ अदर रीजन्स टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। और आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे इलाके के इंसेक्ट के पॉपुलेशन का। At every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict, and understand natural phenomena. हर मोड़ पर, हर अमल में आपको मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करना होगा, उसे जांचना होगा, उसे मेजर करना होगा और प्रिडिक्ट करना होगा। उसे समझने के लिए आपको हर अमल के लिए मैथमेटिक्स जरूर आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह समझा रहा है कि मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी एक अहमियत है।
Mathematical biology is a field of research that examines mathematical representations of biological systems. Mathematical biology एक तहकीक की फील्ड है जहां पर जाना जाता है मैथमेटिक्स के कुछ वजाहतें किसी बायोलॉजी के निज़ाम को समझने के लिए. One key role of mathematics is biology is the creation of mathematical models. एक अहम किरदार जो मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में है वो है मैथमेटिक्स के मॉडल का बनाना. जैसे हमने पीछे पढ़ा बार चार्ट और पाई चार्ट, ये एक मैथमेटिकल मॉडल्स है. There are equations of are formulas that can predict or describe natural occurrences. कुछ फार्मूले और इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी और क्योंकि प्रेडिक्ट करने के लिए किसी नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए, जैसा कि सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर और पैटर्न, किसी जानदार के रवैये के तरीके को, और पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, हर वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन कितनी तब्दील हो रही है, तो आपको मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, इक्वेशंस और फार्मूला बनाने पड़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाने के प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार की हाइट को मापने के लिए पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, आपने पॉपुलेशन की ऐसी पॉपुलेशन बनानी है जो ऐसे जानदार जो खतरे में है. बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन, बैक्टीरिया के ग्रोथ और भी बहुत कुछ. Finally, we can say that mathematics plays a critical role in better understanding the natural world. आखिर में हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत अहम किरदार अदा करती है बायोलॉजी के समझने के लिए और नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए. थैंक यू. आज का हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. हम आगे जो वीडियो बनाएंगे वो होगी एक्सरसाइज पर. थैंक यू.